हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल सिविल ओनली प्रीलिम्स में, जिसमें आज हम 19 जुलाई 2023 के हिंदू एनालिसिस की बात करेंगे। तो देखेंगे किस किस तरह के जो न्यूज आर्टिकल आज जो है हिंदू न्यूज़पेपर में आए हैं, ठीक है, और उनके ऊपर डिटेल एनालिसिस जो है आज हम करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन और मिलता रहे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले जैसे कि हम लोग मैपिंग का क्वेश्चन लेते हैं। मैपिंग के क्वेश्चन में आज आपको जहां गंगा जो है 5 नदियों से मिलकर बनती है उनके बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है। यानी कि जो 5 के कॉन्फ्लुएंस से जो गंगा बनती है उनके बारे में आज डिटेल में पढ़ना है। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें, सबसे पहली जो नदी है अलकनंदा। अलकनंदा, ठीक है। अलकनंदा जो है वो आपकी कहां से निकलती है? बद्रीनाथ से अलकनंदा जो है वो निकलती है। और ये अलकनंदा जो है एक सिंगल रिवर है जो कि बाकी सारे रिवर्स को क्या करती है, यहाँ जोड़ते हुए चलती है। अगर हम सबसे पहले रिवर जो जोड़ती हुई चलती है अलकनंदा, वो है धौली गंगा। कौन सी? अलकनंदा किसके साथ जुड़ती है? धौली गंगा के साथ। कहां पे जुड़ती है? विष्णुप्रयाग में, ADV। यानी कि अलकनंदा आपके धौली गंगा से कहां पे जुड़ती है? विष्णुप्रयाग में। दूसरी, और आगे बढ़ते हैं तब अलकनंदा किसके साथ जुड़ती है? अलकनंदा आपके नंदाकिनी से जुड़ती है। कहां पे? आपके नंद प्रयाग में, ANN। यानी कि अलकनंदा, नंदाकिनी और नंद प्रयाग, ठीक है। तो हम क्या देखें? विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग। उसके बाद अगला जब अलकनंदा जुड़ता है तो किसके साथ जुड़ता है? आपके पिंडार गंगा के साथ जुड़ता है। और कहां पे ये जुड़ता है? ये जुड़ता है कर्ण प्रयाग में। कहां पे? कर्ण प्रयाग, ठीक है, APK। तो ADV, ANN, APK। उसके बाद उससे बाद कहां पे मिलता है अलकनंदा? मंदाकिनी। और कहां पे मिलता है ये? रुद्रप्रयाग, ठीक है, AMR, ठीक है। और लास्ट में अलकनंदा किसके साथ मिलता है? भागीरथी के साथ। मतलब अलकनंदा अब किसके साथ मिला? भागीरथी के साथ। कहां पे? देव प्रयाग में, यानी कि ABD। तो ADV, ANN, APK, AMR और ABD। इस तरह से जो है आप याद भी रख सकते हैं, यानी कि विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग, ठीक है। 5 जो है प्रयाग है, यहाँ पे मिलने के बाद गंगा जो है बन के आगे निकलती है। चलिए आज की हमारी पहली आर्टिकल की बात करते हैं। क्या बताया जा रहा है? आंध्र प्रदेश के रुद्रगिरी में क्या किया गया? आर्कियोलॉजिकल जब खोदा गया, मतलब आर्कियोलॉजिस्ट ने क्या पाया कि यहाँ पे जो गुंटूर डिस्ट्रिक्ट है आंध्र प्रदेश के, वहां पे क्या बताया गया कि आर्कियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट जो है यहाँ पे कहीं ना कहीं देखे गए, ठीक है। और यहाँ पे जो आर्कियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट आप देख रहे हैं ये क्या है? हनुमान जी की चित्र जैसी लग रही है। तो यानी कि यहाँ पे जो चित्र वगैरह बन रहे हैं वो कहीं ना कहीं रामायण से कहीं ना कहीं क्या हुआ है? इन्फ्लुएंस हुए। रामायण की कहानियों से क्या थे? एपिक से क्या थे? इन्फ्लुएंस थे। तो यहाँ पे और क्या पाए गए? 5 नेचुरली रॉक शेल्टर पाए गए जो कि किसके रॉक शेल्टर एट इट्स फुट हिल फेंसिंग वेस्टवर्ड, यानी कि वेस्ट की तरफ इसकी जो है फेंसिंग हो रखी है। और ये बताया जा रहा है कहाँ की? जो लिविंग क्वार्टर है, जो लोग कब की? मेसोलिथिक एज की, जो अराउंड 5000 BC के टाइम पे ये हुआ था। और इसमें बहुत सारे लुमिनियस रॉक पेंटिंग भी मिले गए हैं। क्या? रॉक पेंटिंग्स वगैरह भी इसमें पाए गए हैं। आप देख सकते हैं इस तरह की पेंटिंग जो है पाए गए। तो ये क्या दिखाता है? अब एक बात बताओ, आपका जो ये हमारी रॉक आर्ट है, यानी कि जो पत्थरों पे आर्ट होती है, ये चीज हमें क्या चीज दिखाता है? इसके सिग्निफिकेंस क्या है? इंपॉर्टेंस क्या है आज के टाइम पे? आज के टाइम पे ये कहीं ना कहीं इंडिया की कल्चर को दिखाता है। इंडिया की कल्चर के साथ साथ इंडिया की ट्रेडिशन को दिखाता है, ठीक है। और किस तरह से पुराने टाइम पे, ओल्ड टाइम पे किस तरह से लोग जो है सरवाइव कर रहे हैं और उनकी टेक्निक वगैरह क्या थी, उनसे हमें काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं। आज के टाइम पे अगर उन टेक्निक का हम लोग यूज करें तो कहीं ना कहीं हमें जो साइंटिफिक टेक्निक है उन दोनों में कॉम्बिनेशन देखने को मिलती है।
तो ये सारी चीजें हमें ये बताती है कि हमारे पास्ट में किस तरह से लोग जो है सरवाइव करते थे, किस तरह से जो है उसकी रेलिवेंस आज भी हम लोग जो है पढ़ते हैं। जैसे रामायण के बारे में या फिर महाभारत के बारे में जो एपिक में लिखा हुआ है, आज सोचिए 4000 तक हम लोग क्या करते हैं, उसको सरवाइव करते हैं। जैसे कि आपको पता है रामायण जो है 7000 साल पहले की बात बताई जा रही है, लेकिन एक्चुअली हुआ था या नहीं हुआ था किसको इसके बारे में किसी चीज को आइडिया नहीं है। लेकिन इसके जो बहुत सारे साक्ष्य हैं हमें इस चीज को दिखाते हैं कि कहीं ना कहीं उस टाइम पे इस तरह की घटना हुई थी, इस तरह की घटना जो है चलते हुए आ रहा था। तो ये सारी चीजें क्या है, इस चीज के बारे में बताती है। ठीक है, यहाँ पे हनुमान जी का जो है पिक्चर जो है लगा हुआ है, किस तरह से एक अच्छी सी जो इमेज है वो बना हुआ है, यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं इंडिया की ट्रेडिशन को, कल्चर को दिखाता है, जो कि आगे जो है हम क्या कर सकते हैं, इन कल्चर को अपना सकते हैं। हमारी कल्चर जो है, जो हमारी सभ्यता है, जो हमारी सिविलाइजेशन है, उसको बनाए रखने के लिए ये कल्चर कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रोल जो है आज के टाइम पे निभाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आर्टिकल है एक्सपोर्ट डीप इन फेस ग्लोबल अनसर्टेनिटी, नो क्लियर टारगेट फाइनेंशियल ईयर 2024। क्या बताया जा रहा है, जो एक्सपोर्ट है वो कहीं ना कहीं गिरते हुए नजर आ रहा है। क्यों? ग्लोबल की अनसर्टेनिटी। अपने यहाँ ग्लोबल की अनसर्टेनिटी क्या है वो बताए तुम। ग्लोबल अनसर्टेनिटी, सबसे पहली चीज तो आप देख सकते हैं वॉर, इन यूक्रेन और रसिया का वॉर एक इन्फ्लुएंस है। उसके बाद जो आपके अमेरिका ने, यूएस ने इंटरेस्ट रेट को क्या किया है, बढ़ा दिया है। ठीक है, इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज किया, तो ये भी एक चीज है। तीसरी चीज, जो कम्युनल क्लासेस हो रहे हैं, कम्युनल क्लासेस, ठीक है, ये भी एक प्रॉब्लम देती है। साथ ही साथ मॉनसून, ये भी एक प्रॉब्लम देती है। और क्लाइमेट चेंज, ये भी एक मेजर रोल निभाती है। ठीक है, तो इन सब चीजों को लेके ये सारी अनसर्टेनिटी बनी हुई है, जिसके वजह से जो है इंडिया की देखा जाए तो क्या हो रहा है, इंडिया की एक्सपोर्ट जो है कहीं ना कहीं डिक्रीज होते हुए नजर आ रहा है। देखिए सबसे पहले कितनी ऊंचाई पे थी, जून 2021 पे, लेकिन वो धीरे 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 क्या हो रही है, डिप होते होते वो माइनस में चली गई। ठीक है, यानी कि ये जो है क्या दिख रहा है, जो हमें एक्सपोर्ट पहले नजर आती थी वो अब क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो ये जो एक्सपोर्ट डीप हो रही है, इसके लिए क्या बताया जा रहा है, कोई ऐसी फिक्स जो अनसर्टेनिटी हो रही है उसकी वजह से कोई क्लियर टारगेट नहीं मिल पा रहा है कि हम फाइनेंशियल ईयर 24 में किस तरह से जो है काम करें ताकि हमारी जो एक्सपोर्ट है वो क्या हो, इंक्रीज हो। लेकिन कुछ मेजर्स वगैरह तो लेने पड़ेंगे। तो जो मेजर्स वगैरह क्या किया जाएगा कि इनके ऊपर कुछ ऐसे मेजर्स लिया जाए ताकि हम लोग एक्सपोर्ट जो है इंक्रीज किए। जैसे मैं आपको बताऊं कि इंसेंटिव स्कीम, ठीक है, लाया गया था, इंसेंटिव स्कीम, प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव स्कीम, जिसके वजह से एक्सपोर्ट को इंक्रीज करने की बात की जा रही थी। और चीज अगर बात की जाए कि एग्जिम ड्यूटी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर जो ड्यूटी लगती थी, ठीक है, तो उन ड्यूटी को क्या किया गया, रैशनलाइज किया गया। ठीक है, जो मीडिएटर है उनको हटाने की बात की गई। डिजिटाइजेशन, बहुत सारी चीजों को डिजिटाइजेशन किया जा रहा है जिससे कि जो बीच में मुनाफाखोरी है, प्रॉफिटिंग जो कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं कम हो, जिसके वजह से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जो है ठीक तरीके से हो सके। ठीक है, तो यानी कि एक्सपोर्ट हमारी बढ़ सके। साथ ही साथ क्वालिटी, आप देख रहे हैं क्वालिटी मेंटेन होना जरूरी है। आप देखते हैं जिस तरह से मेडिसिन की सप्लाई है हमारी इंडिया से हुई थी, जिसमें गैम्बिया और आपके जो श्रीलंका वगैरह में, तो कहीं ना कहीं वहां की जो डेथ रिपोर्ट की वजह से एक्सपोर्ट क्या होते हैं और थोड़ा कम होते हैं। तो क्वालिटी मेंटेन भी यहाँ पे जरूरी है, जिसके वजह से हम लोग क्या करते हैं, अपने एक्सपोर्ट को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। और क्या जरूरत है, और जरूरत है यहाँ पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन की। पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन यानी कि हमारी रिलेशनशिप किस कंट्री के साथ कितनी अच्छी तरह से है। जैसे चाइना से रिलेशनशिप अगर बिगड़ेगा तो कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट हमारे एक्सपोर्ट पे भी पड़ेगा। जैसे अभी के टाइम पे सैंक्शन लगा रखा है यूएसए ने या वेस्ट ने आपके रसिया पे, जिसके कारण से उसके एक्सपोर्ट पे क्या हो रहा है, असर पड़ रहा है। उसी तरह का इफेक्ट जो है अगर हम
अगर इन्फ्लुएंस में आ जाए यूएस के और रसिया से सामान ना खरीदे या रसिया को सामान ना भेजे, तो ये जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का खेल दिख रहा है ये और भी ज्यादा डीप हो जाएगा। तो हमें क्या करना चाहिए, एक बेटर वे की तरफ जाना चाहिए, जिससे कि हम लोग क्या कर सकें, इन दोनों चीजों को बैलेंस कर सके, इन सारी चीजों को बैलेंस कर सके। ठीक है, जिससे अगर हम जैसे ऑयल प्राइस की बात करें, आज के टाइम पे ऑयल प्राइस जो है, इंडिया जो है किससे खरीद रहा है, रसिया से। करीब करीब 40% जो है अब रसिया से जो है इंपोर्ट की जा रही है, और इसके जो प्यूरिफाई करके इंडिया क्या कर रहा है, अब एक्सपोर्ट करने का काम कर रहा है। एक्सपोर्ट करने का काम करता है तो इंडिया को क्या होती है, बेनिफिट होती है। लेकिन इसमें भी क्या हुआ है, नजर आने लग गया है कि डिप नजर आने लग गया है। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं अनसर्टेनिटी की वजह से हो रहा है। ग्लोबल की अनसर्टेनिटी कहीं ना कहीं सभी के लिए नुकसानदायक होती है, सारी चीजों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो इसको क्या करना चाहिए, इंटरनेशनली लेवल पे ही सबको सॉर्ट आउट करनी चाहिए। जैसे कि ये वॉर वगैरह हो गया, जिन चीजों को सॉर्ट आउट किया जा सकता है उन चीजों को सॉर्ट आउट करने की ज्यादा जरूरी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आर्टिकल है ट्रैकिंग द न्यू रेलवे प्रपोजल फॉर केरल। देखिए क्या है, केरल बार बार अपने एक नए नए प्रोजेक्ट लेके आती है। क्यों, केरल की अगर आप मैप की बात करो तो केरल अगर इंडिया का ये पार्ट है तो ये हिस्सा जो है केरल आपका लाई करता है। अब इसमें बहुत सारी पहाड़ियां जो हिल है वो कहीं ना कहीं आ जाती है। जब हिल वगैरह आ जाएंगे तो यहाँ पे रोड क्या हो जाएंगे, बड़े घुमावदार हो जाते हैं। ठीक है, और जिसके वजह से जो रेल की स्पीड होती है वो क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। अब रेल की स्पीड अगर डिक्रीज होगी तो लोगों को यहाँ पे जो पीपल है उनको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, क्योंकि वो डिस्टेंस को ट्रैवल करना क्या चाहते हैं, वो प्लेन एरिया में ज्यादा अच्छी तरह चाहते हैं। तो इसके लिए क्या कर रहे हैं लोग, क्या कर रहे हैं, ज्यादातर डिपेंडेबल किस पे हो जा रहे हैं, आपके मोटर व्हीकल पे, यानी कि व्हीकल पे, यानी कि पर्सनल व्हीकल पे ज्यादा डिपेंडेबल हो जा रहे हैं। अब जब पर्सनल व्हीकल पे ज्यादा डिपेंडेबल हो जाएंगे तो यहां से कंसिक्वेंसी क्या होगा कि आपके एक्सीडेंट के चांस भी क्या होंगे, और ज्यादा इंक्रीज होंगी। जो लाइफ है, जो कंजेस्टेड है रोड का, वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, और ये सब चीजों को देखते हुए क्या करती है केरल की गवर्नमेंट, क्या करती है, नई नई चीजों को जो है रेलवे को लाने की बात करती है। अगर उसने 2014 की बात की जाए तो 2014 में दिल्ली मेट्रो के साथ उसने क्या किया था, एक डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट को तैयार किया था। डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट को तैयार किया था, जिसमें ये बताया था हाई स्पीड रेल कॉरिडोर लिंकिंग करेंगे किससे, तिरुवनंतपुरम विथ नॉर्थन मोस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कासरगोड, इनसे कहीं ना कहीं जोड़ने की बात की गई थी। लेकिन इसको क्या किया गया था, बहुत कॉस्टली था, कॉस्टली होने की वजह से इसको ड्रॉप आउट कर दिया गया। उसके बाद दूसरी प्रोजेक्ट लाया गया, आपने काफी ज्यादा न्यूज सुना होगा 2021 में, इसमें क्या बताया गया था, सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट, सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट। ठीक है, इसको बात की गई थी कि ये भी क्या होगा, लाया जाएगा, लेकिन इसकी भी कॉस्ट क्या है, बहुत ज्यादा थी। और साथ ही साथ बड़े बड़े एम्बैंकमेंट बनाए जाएंगे, जिसके वजह से नुकसान किसको होंगे, जो आपकी इन्वायरमेंट को है, जो नेचुरल इन्वायरमेंट है उसको कहीं ना कहीं डाइवर्ट करेगा, उसके वाटर को डाइवर्ट करेगा। और उसके वाटर को अगर डाइवर्ट करेगा तो कहीं ना कहीं फ्लड की सिचुएशन जो है बन सकती है। और साथ ही साथ बहुत सारे लोगों को क्या करेगा, ये डिस्प्लेस करने का काम करेगा, जिसके वजह से इस प्रोजेक्ट को क्या किया जाए, स्टे लगा दिया गया। और इसकी कॉस्ट भी बताई जा रही है कि 1 लाख से ज्यादा था। अब क्या किया गया, नए प्रोजेक्ट लाया गया जिसकी कॉस्ट बताई जा रही है कितनी, 1 लाख करोड़ जो है बताया जा रहा है इसके अंदर पूरा होगा। और इसमें बताया जा रहा है हाई स्पीड रेल कॉरिडोर जो है बनाने की बात की जा रही है, किसके अल्टरनेटिव में, जो आपकी 64,000 करोड़ जो था तिरुवनंतपुरम कासरगोड या सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट के, इसको अल्टरनेटिव के रूप में देखा जा रहा है, जिसमें 530 किलोमीटर डिस्टेंस जो है उसकी एवरेज जो स्पीड होगी ट्रेन की वो 135 किलोमीटर पर आवर होगी, एज पर किसके, जो केरल रेल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने इस चीज को बताया है। ठीक है, और साथ ही साथ इन्होंने बताया है कि 10 स्टेशन जो है बनाया जाएगा हर 55 किलोमीटर पे। ठीक है, जो कि आपके सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट में था, जबकि यहां पे बताया है कि 15 स्टेशन लोकेटेड होंगे हर एक 30 किलोमीटर में। जो ये नई प्रोजेक्ट है उसमें 15 स्टेशन की बनाने की बात की गई है हर 30 किलोमीटर, जिससे कि इसका बेनिफिट बहुत सारे लोग जो है वो ले सके। अलग स्टेशन रहेगी तो ऑटोमेटिकली लोग क्या होंगे, ज्यादा इसमें सफर करने की सोचेंगे। तो यही चीज बताई जा रही है कि यहाँ पे क्या हो जा रहा है कि जो इन्वायरमेंट है और आपकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, दोनों को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस किन चीजों को, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को भी और आपके एनवायरनमेंट को भी, आपको ये दोनों चीजों को साथ में लेके जाना पड़ेगा और अपने डेवलपमेंट को क्या करना पड़ेगा, जिसके वजह से आपकी डेवलपमेंट क्या हो, और ज्यादा इंक्रीज हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
आगे बात की गई, इंडिया रिपोर्ट अ रिकॉर्ड 93% ऑफ DPT-3 इम्यूनाइजेशन कवरेज इन 2022, WHO की रिपोर्ट ने कहा है। क्या बताएं, WHO और यूनिसेफ ने एस्टिमेट किया है कि जो नेशनल इम्यूनाइजेशन कवरेज है 2022 की, उसने क्या किया है, उन्होंने रिलीज किया है और उसमें इन्होंने बताया जो इंडिया की जो रिपोर्ट है DPT यानी कि डिप्थेरिया, पर्ट्यूसिस एंड टेटनस, इसकी इम्यूनाइजेशन जो है आपकी क्या होगी, इंक्रीज हुई है। लेकिन अगर हम बाहर की कंट्रीज की बात करें, अलग कंट्रीज की बात करें, तो अलग कंट्रीज में भी और ज्यादा इम्यूनाइजेशन जो है इंक्रीज हुआ है। अगर यहीं पे हम लोग देखें कि भूटान की कहीं ना कहीं क्या रिकॉर्ड रद्द की जा रही है कि 98% जो है इन्होंने क्या किया है, रिकॉर्ड इम्यूनाइजेशन रिपोर्ट की है। और वहीं अगर मालदीव्स की बात करें 99% इन्होंने दर्ज की है, जबकि बांग्लादेश और थाईलैंड की बात करें 98% और थाईलैंड ने 97% जो है यहाँ पे इम्यूनाइजेशन दर्ज किया है। तो ये क्या दिखाता है, इंडिया की जो पहले कवरेज थी, एक्चुअली में देखा जाए तो इंडिया की पहले की कवरेज जो है इंक्रीज हुई है। पहले 92% कवरेज थी, अब जो है और 2022 में और 2021 में 86% थी। अब क्या हो गया, उसको इंक्रीज करके 93% बढ़ गया है। अब वो किस वजह से हुआ है, एक्चुअली बढ़ने का रीजन क्या हुआ, सबसे पहली चीज तो कोविड-19 आया। कोविड-19 के बाद लोगों को ऐसा लगा कि भैया इम्यूनाइजेशन करना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इम्यूनाइजेशन ही एक तरीका है जिससे हम लोग जो नई नई वायरस आ रही है उससे क्या हो सके, सेफ गार्ड मिल सकता है। तो इसके लिए इम्यूनाइजेशन को क्या किया गया, और ज्यादा अवेयरनेस किया गया। जब लोगों के बीच में इम्यूनाइजेशन को और ज्यादा बढ़ाओगे तो ऑटोमेटिकली लोग उसके बारे में जानेंगे, अवेयर होंगे, तो ऑटोमेटिकली वो क्या करेंगे, इम्यूनाइजेशन की तरफ बढ़ेंगे। और इसका बेनिफिट कहीं ना कहीं इंडिया को मिला। अगर हम बात की जाए, पहले जो इम्यूनाइजेशन थी वो करीब करीब 2.3 थी, यानी कि हाफ थी 2012 में 2006 के मुकाबले। ठीक है, मतलब जो जिसमें बिल्कुल ही बच्चे इम्यूनाइजेशन नहीं होते थे। ठीक है, अब जो होगी ये क्या होगी, 2003 में वो हाफ हो गई है, यानी पहले 4.6 थे, 2022 में वो क्या होगी, हाफ हो गई है। अगर हम बात करें कि जो पार्शियल वैक्सीन की, वहां पे 6.5 लाख हो गई है, जो 1.3 मिलियन थी, यानी कि 13 लाख थी, 16.5 लाख पे आ गई है 2022 में। तो ये क्या दिखाता है, ये कहीं ना कहीं लोगों के बीच में अवेयरनेस जग रही है। लोग क्या हो रहे हैं, इम्यूनाइजेशन की तरफ जा रहे हैं और लोग उस चीज को समझ रहे हैं और एजुकेशन ले रहे हैं, जिसके कारण से ये पता लग रहा है कि कहीं ना कहीं हमारी जो हेल्थ सेक्टर है वो ग्रोथ करती हुई नजर आ रही है। चलिए आगे बात करते हैं। आगे क्या बताया जरा, इलेक्शन कमीशन ने इश्यूज किया क्या, ई वाउचर को। ई वाउचर किसके लिए, कि भैया आपको अगर पॉलिटिकल कैंपेन करनी है, यानी कि वोटिंग कैंपेन करनी है तो आपको टाइम मिलता था कैंपेन करना, यानी कि ऑल इंडिया रेडियो पे या आकाशवाणी पे, तो इनको क्या करते थे, ये अपना प्रमोशन करते थे। जब प्रमोशन करते थे तो उस प्रमोशन के लिए इनको टाइम फिक्स होता था, अलोकेशन होता था टाइम का। ठीक है, जो पार्टीज होती थी उनको टाइम अलोकेशन होता था। अब क्या किया गया है, जो आपके इलेक्शन कमीशन ने, उन्होंने ई वाउचर निकाला है, जिसके कारण से अब टाइम जो है आपकी ऑनलाइन ही इनको पता लग जाएगी। जो पार्टीज है वो, जो उनके रिप्रेजेंटेटिव है, उनको क्या किया जाएगा, कमीशन के द्वारा जो टाइम वाउचर है उसको इलेक्शन के टाइम पे दिया जाएगा, और उनके लिए टाइम क्या हो जाएगा, जो पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग है उनके लिए एक टाइम जो है अलोकेशन कर दिया जाएगा कि इस टाइम पे आपको क्या किया जाएगा, आपके जो प्रचार है वो पब्लिक किया जाएगा ऑल इंडिया रेडियो या आकाशवाणी या दूरदर्शन के थ्रू, जिसको हम लोग ऑल इंडिया रेडियो या आकाशवाणी कहते हैं, या दूरदर्शन वगैरह में आपके जो पॉलिटिकल कैंपेन है वो दिखाया जाएगा। और अगर हम बात करें पॉलिटिकल कैंपेन की, ये जो कैंपेन करने की बात की गई थी, ये कब स्टार्ट हुआ, जनवरी 1998 में एक स्टैट्यूटरी बेसिस पे रखा गया, सेक्शन 39A, किसमें, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट 1951। ध्यान रखिए, रिप्रेजेंटेटिव आरपीए एक्ट 1951 में इसको लाया गया। इसके जो प्रोविजन को है 1950 में नहीं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि 50 में लाया गया 51 में, तो आप कह सकते हो 51 में इसको जो है लाया गया। और किस सेक्शन के अंदर में, सेक्शन इतनी जरूरी नहीं है, फिर भी आप याद रख सकते हैं 39A के अंडर में। और कब इसको मिला स्टैट्यूटरी प्रोविजन, आपके 1998 को। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। मॉनसून अनइवन मार्च कुड फ्यूल फूड इन्फ्लेशन कॉशन इकोनॉमिस्ट। क्या हुआ देखिए,
आपकी इस टाइम पे क्या चल रही है, बहुत ज्यादा रेनिंग हो रही है, ठीक है, बहुत ज्यादा रेनिंग हो रही है। लेकिन अगर हम मार्च के मंथ की बात करें तो वहां पे इतनी ज्यादा रेनिंग नहीं थी। वहां पे क्या हो रहा था, इस टाइम की मानसून ही ठीक तरीके से काम नहीं कर रहे थे, जिसके वजह से जो पैदावार हो रही थी कम हो रही थी, और उसने क्या किया, फ्यूल कर दिया, यानी कि फूड इन्फ्लेशन को और ज्यादा बढ़ा दिया, जिसके वजह से इकोनॉमिक्स जो हो गए और थोड़ा सा सावधान हो गए। तो यहाँ पे सदर्न पेनिनसुला, डिकन प्लेट्यू और ईस्टर्न रीजन की जो है कंटिन्यूसली क्या हो रही है, यहाँ पे नॉर्मल रेंज से कम वर्षा जो है देखने को मिल रही है, जिसके वजह से जो खरीफ फसलें हैं वो क्या हो रही है, कम हो रही है। लास्ट ईयर के क्रॉप से जैसे राइस हो गए, पल्सेस हो गए, इनमें क्या हो रही है, कमी आ रही है, और इन कमी के वजह से क्या हो रहा था, इनका प्राइस जो हो रहा है इंक्रीज हो रहा है। ये इकोनॉमिक का कहना है, इकोनॉमिस्ट का कहना है। देखिए आज के टाइम पे हमें फूड सिक्योरिटी को ध्यान में रखना है, और फूड सिक्योरिटी के साथ साथ हमें फूड प्राइस को भी देखना है, ठीक है। अगर हमने फूड प्राइस को भी देखना है, क्योंकि अगर फूड प्राइस बढ़ेगा तो यानी कि लोगों के बीच में जो डाइवर्सनेस है, जो थाली की डाइवर्सिटी है, वो क्या होगा, डिक्रीज होगी। क्योंकि अगर जो इंसान पहले टमाटर मान लो खा रहा था, अब क्या हो रहा है, 100 रुपए किलो हो रहा है, वो टमाटर नहीं खा रहा है, इसका मतलब उसके अंदर जो सिट्रिक एसिड की कमी है तो कहीं ना कहीं बढ़ेगी, ठीक है, तो वो इंक्रीज होगी। तो इस चीज को कम करने के लिए आपकी न्यूट्रिशन, आपकी जो पोषण है, उनको भी आपको ध्यान में रखना होगा, जिससे आपको क्या करना पड़ेगा, एक इसके ऊपर काम करना पड़ेगा, जो इन्फ्लेशन है उसको भी कंट्रोल करना होगा। लेकिन साथ ही साथ जैसे आपकी कल ही एक न्यूज आई थी कि गवर्नमेंट ने क्या किया, इंटरवेंशन किया टमाटो के प्राइस के ऊपर से, जिसके वजह से टमाटो की प्राइस जो इतनी ज्यादा बढ़ी हुई थी उसको क्या किया, डिक्रीज करना ही पड़ा। क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट की इंटरवेंशन हुई थी। गवर्नमेंट ने क्या किया, मार्केट में जो स्टॉक में थे उनको उतारा, जिसके वजह से प्राइस क्या हुई, थोड़ी सी कम होती हुई नजर आई। यही चीज कहीं ना कहीं इस चीजों को फॉलो करते हुए जो हमारी इकोनॉमिस्ट है उनको कहीं ना कहीं चलना पड़ेगा, और देखना पड़ेगा कि हम आगे की रणनीति क्या बना सकते हैं, जिससे कि इस तरह की मानसून की देखिए क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो मानसून का अनइवनेस जो है वो तो होगा ही होगा, ठीक है, बढ़ेगा ही बढ़ेगा, और आगे भी और भी बढ़ता जाएगा। तो इसके लिए पहले से ही सावधान रहना पड़ेगा कि किस तरह की मानसून आएगी, किस तरह से हमें प्राइस को कंट्रोल करना है, क्या प्राइस की इंक्रीमेंट होनी चाहिए, ये सारी चीजों पे भी बात करनी होगी। अगर हम जुलाई 15 की अगर मैं बात करूं, ठीक है, जुलाई 15 की, द ओवरऑल सोन जो खरीफ क्रॉप का था वो 2% कम था 2022 के मुकाबले। यानी कि 2022 में अगर 100 किलो उगाई जा रही थी तो अभी क्या हो रही है, 98 केजी ही उगाई जा रही है जो खरीफ क्रॉप से। और जो ये फॉल रिकॉर्ड देखा गया है वो किसमें देखा गया, अरहर की दाल में, ठीक है, जिसमें बहुत ही ज्यादा यानी कि 38% जो है वो डिक्रीज देखा गया। तो इसका मतलब क्या होगा कि अरहर की दाल जो होगी वो इंक्रीज होगी, उसकी प्राइस क्या होगी, इंक्रीज होगी। अगर जुलाई की बात करें, जो खरीफ क्रॉप है उसमें भी कमी देखी गई 32%, किसके वजह से, रेन के वजह से, ठीक है, 32% जो है उसमें भी कमी देखी गई। तो इसका मतलब क्या है, अभी अगर कमी देखी जा रही है तो आगे आने वाले टाइम पे क्या होगी, प्राइस जो होगी और ज्यादा इंक्रीज होने की संभावना है, ठीक है। तो ये सारी चीजों को बता रहा है, और ज्यादातर जो दिक्कत आ रही है वो उत्तर प्रदेश, बिहार, असम, पंजाब, कर्नाटका, तमिलनाडु, इन सब एरिया में जो है ज्यादा देखने को मिल रहा है, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही आर्टिकल है। अगर आपको आर्टिकल अच्छे लगे हैं तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब करना ना भूलिए अगर इस चैनल पर नए हैं तो, ठीक है। चलिए, थैंक यू।